कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल के हानिकारक कीटों का कैसे करें नियंत्रण। तिल की फसल को रोग और कीटों से बचाने की जानकारी। गुलदाउदी फूल की नर्सरी तैयार पर जानकारी। धान की फसल की रोपाई के बाद हानिकारक कीटों का आक्रमण होने लगता है। ये हानिकारक कीट फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फसल की बढ़वार और उपज दोनों प्रभावित हो जाते हैं। फलस्वरूप धान की फसल से प्रति एकड़ कम उपज की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आपने धान की फसल लगाई है तो हानिकारक कीटों से फसल को कैसे बचाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. तिवारी। देखा जा रहा है कि अभी से ही धान की फसल में 2 प्रकार के कीड़ों का काफ़ी प्रकोप हो गया है। बहुत सारे इलाकों से ये खबर आ रही है कि धान की फसल में पत्ती मरोड़क कीट और तनावेधक कीट का भयंकर प्रकोप हुआ है। पिछले साल आपने देखा होगा धान में पत्ती मरोड़क कीट का प्रकोप बहुत ही कम हुआ था, लेकिन इस साल धान की प्रारंभिक अवस्था से ही धान में पत्ती मरोड़क कीट का प्रकोप अत्यधिक हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी दूर से आपको खेतों की पत्तियां सफ़ेद दिखाई देंगी। आपको पता ही है कि धान के जो पत्ती मरोड़क कीट होते हैं, इनके पतंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं और दिन में पौधे के अंदर छुपे होते हैं, लेकिन जब आप कभी भी खेत में चलेंगे तो हजारों की संख्या में पतंगे उड़ेंगे। फिर जब आप आगे निकल जाएंगे तो फिर जाकर के पौधे पर बैठ जाएंगे और ये पौधे पर पत्तियों पर बैठ करके अंडे देते हैं। उन अंडों से 4 या 5 दिन के बाद जो सूड़ी निकलती है, जो पहले जब छोटी होती है तब तो पत्तों को थोड़ा सा खुरस करके खाती है, लेकिन जब वो सूड़ी बड़ी हो जाती है हरे रंग की, तब पौधे के दोनों पत्तियों के दोनों किनारों को रेशमी धागों से बांध करके एक नली ट्यूब नुमा इस संरचना बना लेती है और उसी ट्यूब यानी मरोड़ी पत्ती के अंदर बैठ करके पौधे के क्लोरोफिल भाग को खाती है। अब आप जानते ही हैं पौधे का भोजन क्लोरोफिल में ही बनता है, तो अगर ये सुनिया जब पौधे के क्लोरोफिल को खा जाएंगी तो निश्चित रूप से पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और उपज में भारी कमी हो सकती है और इसके नियंत्रण के लिए दवा डालने की आवश्यकता है। दूसरा कीट जो है
उसका नाम है तनावेधक। वैसे तनावेधक की 3 या 4 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से धान के पीला तनावेधक का प्रकोप होता है। धान के पीला तनावेधक का पतंगा जो है हल्के क्रीम कलर का, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो पत्तियों पर बैठ करके अंडा देता है और उसके पंख पर एक एक काले धब्बे होते हैं। अब इस समय आपको पतंगे ज़्यादा संख्या में इसलिए नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इन पतंगों ने पहले ही लगभग 15-20 दिन पहले कुछ पतंगों ने पत्तियों में पर अंडा दे रखा है। उन अंडों से सुंडियाँ निकल करके पौधे के अंदर घुस गई हैं और जो पौधे की गोब है उसको काट रही हैं। तो अगर आप अपने खेतों में जाते हैं तो इस समय आपको पौधों की जो बीच वाली गोब होती है वो सूखी हुई दिखाई देगी। अगर उसको आप खींचते हैं तो बाहर आ जाएगी। तो अगर इस तरह का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ आइए कि धान में तनावेधक का प्रकोप होता है। और इसके प्रकोप से बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि बहुत सारे पौधे मर रहे हैं। तो अगर आपके खेत में पौधे मर रहे हैं, बीच वाली गोब भी मर रही है और भी पौधे मर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि धान के तनावेधक का प्रकोप हो गया है। अगर इस समय दवा न डाली जाए तो ये देखा गया है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और आपके खेतों में इनका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अब इन दोनों कीटों को के नियंत्रण के लिए कहिए लगभग 1 प्रकार की ही दवाओं का प्रयोग किया जाता है और ये दवाएं 2 अवस्थाओं में प्रयोग की जाती हैं और 2 प्रकार की दवाएं होती हैं। एक जो दवा है वो कीटनाशी रसायन की दानेदार चूर्ण होती है, जो खाद की तरह छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनको अपने खेत में लगभग 1 या 2 इंच पानी रख करके खाद की तरह इसका बुरकाव कर सकते हैं। अब बुरकाव की जाने वाली कीटनाशी रसायनों के दानेदार चूर्णों में लगभग 3 या 4 प्रकार के चूर्ण हैं जो काफ़ी दिनों से धान की फसल में प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ कीटनाशी रसायनों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए हम लोग किसानों को सलाह देते हैं कि जो नए से नए अच्छे रसायन आए हुए हैं, जिनके डब्बों पर हरे रंग का निशान बना हुआ है, हरे रंग का तिकोना बना हुआ है, जो कीटों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, जो अन्य जीवों के लिए कम नुकसानदेह होते हैं और जिनकी कम मात्रा किसानों को खेतों में डालनी पड़ती है, वैसी दवाओं का चुनाव करें। तो ऐसी दवाओं में जो सबसे अच्छी दवा आजकल बाजार में आई हुई है उसका नाम है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले। क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 0.4 जी नाम की दवा आपको बाजार में मिलेगी, जो छोटे छोटे दानेदार खाद की तरह होगी। इस दवा का प्रयोग आप 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इस दवा का प्रयोग उसी रोपित धान में ही करें और जब आप इनका प्रयोग करें उस समय आपके खेत में लगभग 1 या 2 इंच पानी लगा होना चाहिए और ये पानी कम से कम 3 दिन तक लगा होना चाहिए। तो जो किसान क्लोरांट्रा नीलीप्रोले का प्रयोग कर सकते हैं वो अवश्य करें, क्योंकि सबसे अच्छी दवा है, हरे रंग वाली दवा है। अब ये बात ज़रूर है कि ये दवा थोड़ी महंगी है बाकी दवाओं से, लेकिन सस्ती दवाओं की तुलना में इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी जो दवा है उस पर आपको पीले रंग का निशान मिलेगा और उस दवा का नाम है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी ग्रेन्यूल आता है 4G, 4% ग्रेन्यूल आता है, जो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो अगर आपको क्लोरांट्रा नीलीप्रोले नहीं मिल रहा है या आप उसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नाम की जो दवा है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में 1 या 2 इंच पानी डाल करके आप उसका प्रयोग कर दीजिए। तीसरी दवा है जिसका प्रयोग आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, उसका नाम है कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान 0.3G। ये भी दवा अच्छी है, लेकिन इस दवा का प्रभाव आप क्लोरांट्रा नीलीप्रोले की तुलना में आप कम पाएंगे। तो अगर कार्बोफ्यूरान अगर आप दवा डालना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही बात है, आपके खेत में 1 या 2 इंच पानी होना चाहिए और कम से कम 3 दिन तक पानी लगा होना चाहिए और इस दवा की 33 किलोग्राम मात्रा आप 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऐसे दानेदार चूर्ण हैं कीटनाशी रसायनों के, जिनका प्रयोग आप फसल की रोपाई से लेकर के और 45 से लेकर के 50 दिन तक ही कर सकते हैं। अगर 50 दिन के बाद आपको दवा का प्रयोग करना है तो इन्हीं रसायनों के छिड़काव करने वाले रसायन भी आते हैं। इसके लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC नाम की दवा आती है। इस दवा की 150 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल करके और पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव अच्छी तरह होना चाहिए, तभी कीड़ों का सफल नियंत्रण हो पाएगा। अगर ये दवा आपको न मिले या आप नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी दवा है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का पाउडर आता है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP। इस दवा की लगभग 1 किलोग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर देंगे तो भी ये कीड़े मर जाएंगे। और तीसरी दवा है जो वैसे हर जगह मिलती है और इसको भी आप इन
कीटों को मारने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, उसका नाम है मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास 36 SL नाम की जो दवा है वो 1.5 लीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके और किसान भाई अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। कुछ किसान भाई पैसे से थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो थोड़ी महंगी दवाओं को नहीं डाल पाते हैं। उन किसान भाइयों के लिए क्लोरपायरिफास नाम की भी दवा अच्छी है। अगर क्लोरपायरिफास 20 EC नाम की दवा का आप प्रयोग करते हैं तो आपको 2.5 लीटर दवा 1 हेक्टेयर में प्रयोग करना होगा। 2.5 लीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर छिड़काव करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। और एक बात आप और गांठ बात करके रख लीजिए, धान के क्षेत्र में विशेषकर तराई के किसानों को धान के क्षेत्र में किसी भी पायरोथ्राइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पायरोथ्राइड वो दवाएं होती हैं जिनके नाम के अंत में थ्रिन लगा होता है, जैसे डेल्टा मेथ्रिन, साइपर मेथ्रिन, लैम्डा साइहल्रुथिन, बाइफेंथ्रिन। अगर ये थ्रिन वाली दवाओं का प्रयोग अपने आप धान के खेतों में करेंगे तो हो सकता है आपके धान के पतंगे या पत्ती मरोड़ के पतंगे थोड़े मर जाएं, लेकिन आपके खेतों में जो भूरा फुदका और सफ़ेद पूंछ वाला फिदका होता है, जो धान का बहुत ही भयंकर शत्रु है, उसका प्रकोप बढ़ जाएगा और आपको लेने के देने पड़ेंगे, आपको बार बार दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। तो अगर किसान भाई हमारी बताई गई विधि के अनुसार जो किसानों के लिए संस्तुत दवाएं हैं अगर उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनके खेत से धान के तनावेदक या उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, पत्ती मरोड़ की समस्या खत्म हो जाएगी और उनको धान की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि कम अवधि वाली तिल की बात की जाए तो इस समय ये बढ़वार की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी और फसल से अच्छी उपज के लिए जरूरी है कि इसमें लगने वाले कीट और रोगों से इसे सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा इन रोगों और कीटों के कारण उपज में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए तिल की फसल को रोग एवं कीटों से बचाव उपाय बताने हेतु हमारे बीच इस वक्त उपस्थित है एक कृषि वैज्ञानिक जगदीश किशोर। बात कर रहे हैं इसमें इस समय पर साथ ही साथ कीड़े की समस्या भी हमारे खेतों में आ चुकी है और कीड़ों में जैसा कि आप जानते हैं रोएदार कीड़ा जो भालू जिसको हम लोग कहते हैं, कहीं कहीं पर फर्रुखाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में इसको घमरी भी कहते हैं, ये कीड़े का प्रकोप शुरू हो चुका है और ये कीड़ा अभी बहुत शुरुआती दौर पे है जिसको हम द्वितीय अवस्था का कीड़ा कहते हैं। द्वितीय अवस्था के कीड़े में आप देखेंगे कि इसमें रोया नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये कीड़ा बड़ा हो जाएगा और उसमें आपको रोए दिखाई देने लगेंगे जो तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था में आता है। लेकिन अगर आप द्वितीय अवस्था को कीड़े को देखते ही आपने अपने खेत में आप देखें कि ऊपर की तरफ की पत्तियों को कीड़ा खाता हुआ दिखाई देगा और उसकी जो नाइट सॉइल है या विस्टा है वो काले रंग की होगी और वो जमीन पे पत्तियों पे दिखाई देगी और वो काले रंग की होगी। आप ये समझ लेंगे कि हमारे खेत में ये घमरी या भालू रोएदार सूड़ी का आक्रमण हो चुका है। अगर आप ये भी देखें IPM के तहत कि 1 मीटर में आप अगर हमारे खेत में 2-3 पौधों में लगा हुआ है और एक एक पत्ते में कम से कम 50 की संख्या में कीड़ा लग रहा है तो आप तत्काल एक तो अपना नीम की पत्ती का घोल बना करके नीम की पत्ती को बढ़िया तरीके पीस डालें। पीसने के बाद में उसका अर्क निकालें। अर्क जो है वो 50 ml 1 लीटर पानी का अनुपात बनाएं और उसमें 1 चम्मच छोटा चम्मच जिसमें 4-5 ग्राम कपड़े धोने वाला साबुन का प्रयोग करके और पूरी तरीके खेत में छिड़काव कर दें। अब अगर आप देखते हैं कि हमारे 1 मीटर में 4-5 पौधों में कीड़े का आक्रमण हो चुका है बहुत तेजी से, उसके लिए आप तुरंत एंडोक्साकार्ब जैसा केमिकल रसायन, दूसरा आप जो है ट्राइजोफास की मात्रा 2 ml से 3 ml से का मतलब ये है कि अगर पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है और संख्या कीड़े की ज़्यादा है तो 3 ग्राम हमने दवा ले ली और 1 लीटर पानी का अनुपात बना करके पूरे खेत में छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक हमारे तिल में और समस्या आती है वो है फाइलोडी। फाइलोडी का मतलब जो हमारे फूल निकलने की स्थिति में आता है, लेकिन वो फूल जो है पत्ती के आकार में बदल जाता है
और उससे हमारे जो फल बनना चाहिए वो फल नहीं बन पाता है और वो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। ये बेसिकली हमारी जो वैरायटी, अगर इन वैरायटियों का हम प्रयोग करें, जैसे हमारी T78, RT 125 और शेखर, इन वैरायटियों को अगर हम प्रयोग करें, इनमें इसकी रोग की जो चीज़ आती है वो नहीं होती है। अगर हम इसको केमिकल के द्वारा करें तो ऑक्सीडेमेटान जो है ये इसको हम प्रयोग कर लें और ये 1.5 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के अनुपात में अगर हम करेंगे तो काफ़ी इसकी रोकथाम होती है। इसी के साथ में एक कीड़ा, एक व्याधि और आती है, वो होती है फाइटोप्थोरा। जैसा कि कभी हमारे आलू के क्षेत्र में आप देखते हैं जो धब्बे धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, उसे फाइटोप्थोरा में कहा जाता है, झुलसा के रूप में आता है, जो पत्ती को बिल्कुल एक 24 से और 36-48 घंटे के अंदर अंदर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता। इसके लिए आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर लें। 2 ग्राम 1 लीटर मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी जो तिल की फसल है उसको हम काफ़ी अच्छा और काफ़ी उत्पादन अच्छे समय पे ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अच्छी फलक हेतु अमरूद के बाग का देखरेख और प्रबंधन। आरती लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अमरूद के बाग प्रदेश के हर क्षेत्र के किसान स्थापित किए हुए हैं। चूंकि अमरूद के बाग से जाड़े के फलत लेने हेतु इसमें कुछ समसामयिक कार्यों को करना आवश्यक हो जाता है, तभी आप अच्छी फसल की आशा कर सकते हैं, अन्यथा अमरूद के बाग से कम फलत ही मिलेगी। इसलिए इस समय अमरूद के बाग में क्या क्या कार्य करना जरूरी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक त्रिपाठी। हमारे यहाँ अमरूद एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाया जाता है, जिसमें इलाहाबादी सफ़ेदा, रेड चित्तीदार, रेड फ्लैश इत्यादि प्रजातियाँ बहुत अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती हैं। देखिए, इसमें पुष्पन अप्रैल मई के महीने में होता है, जिससे कि जो फल लगते हैं वो बरसात ऋतु में फलत देते हैं। देखिए, जब आप बरसात ऋतु की फलत लेते हैं तो इसमें फल मक्खी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, जो फलों की विकास की अवस्था में फलों के अंदर अपने अंडे दे देती है, और जब फल विकसित होते हैं उस समय ये फल अंदर से सड़े हुए आपको दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, और फल समय से पूर्व गिर जाते हैं। इनकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। किसान भाइयों, आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि बरसात की ऋतु की फसल न लें, और संभव हो सके तो सितंबर अक्टूबर जो फ्लावरिंग आ रही है उससे फल लें, जिससे कि सर्दी में आपको अधिक उपज गुणवत्ता युक्त फलों की मिल सके। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब अप्रैल मई में जब फ्लावरिंग हो उस वक्त फूलों को तोड़ सकते हैं, और उसके विकास की अवस्था में 1% से 2% यूरिया घोल भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि पुष्प गिर जाते हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं किए हैं और फल लगे हुए हैं, तो जो नए विकसित फल हो रहे हैं उनको फल मक्खी के प्रभाव से बचाने के लिए किसी भी सिस्टमेटिक रसायन का 0.5 से 0.34% घोल छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि फल मक्खी मर जाती है और वो फलों पर नहीं बैठने के फलस्वरूप उनमें अंडे नहीं दे पाती है। इसके अलावा आप जो रोग रहित शाखाएं या घनी उनको, क्योंकि इसमें जो पुष्पन होता है वो नई शाखाओं पर होती है, और नई शाखाएं
सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग लेनी है। इसके लिए आप तभी से तैयारी करें। जो संस्तुत मात्रा में खाद और उर्वरक है उसकी आधी समय दे देते हैं तो नई शाखाओं में वृद्धि भी होती है और आपको सब फ्लावरिंग भी प्राप्त। शेष इसमें 400 ग्राम से 500 ग्राम नाइट्रोजन, 200-250 ग्राम फास्फोरस और 3 से 400 ग्राम पोटास प्रति वृक्ष की दर से 2 बार में देते हैं। देखिए इस पर एक और प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं कि तना छेदने वाला कीड़ा। आप जैसा देख सकते हैं कि आपके छोटी छोटी गोलियों के रूप में लगे हुए थे। जब आप इसको साफ करते हैं तो आपको छिद्र दिखाई देता है और जिसके अंदर एक कीड़ा होता है। कीड़े को यदि आप किसी अन्य कील या लकड़ी की सहायता से निकालना चाहते हैं तो नहीं निकलता और ये अंदर ये शाखा में छेद करके खाता रहता है, जिससे कि हमारा पौधा अंदर खोखला हो जाता है। इससे बचाव के लिए सबसे उचित और सरल तरीका है कि 3 से 4 ml पेट्रोल लेकर आप सिरिंज की सहायता से हैं और छेद बंद कर देते हैं। 2-3 दिन बाद ये मिट्टी गिर जाती है लेकिन कीड़ा अंदर से मर जाता है और पुनः इस जगह से कीड़ा नहीं निकलता है। इस प्रकार से आप पौधे की सुरक्षा भी कर सकते हैं और जिससे कि पौधा आपको अधिक समय तक उपज देता रहता है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इस बताई हुई विधि को अपनाएंगे तो सर्दी की अच्छे फल प्राप्त करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। गुलदाउदी एक व्यावसायिक खेती के लिए बहुत अच्छा है किसानों के लिए। और गुलदाउदी में ये प्रायः ऊंचे जगह पर इसको लगाया जाता है और या गमलों में भी शोभा के लिए लगाया जाता है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से ज़मीन में इसको देना उपयुक्त होगा। इसमें जैसे श्यामला, तारा, इस तरह का वेराइटीज़ हैं जो किस्में हैं जो आप इसको लगा सकते हैं। इसको कटिंग द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो जैसे इसका मदर प्लांट अगर आपके पास, किसानों को होना चाहिए कि अपने पास मदर प्लांट रहे, तो इस समय में अगस्त महीने में इसको कटिंग कर ले। 2.5 इंच का टिप्स लेना चाहिए जो पौधे का ऊपर वाला हिस्से को 2 इंच से 2.5 इंच तक इसको आप ब्लेड से उसको काट लें और काट करके बाल्टी में कम से कम आधा बाल्टी पानी होना चाहिए, उसमें आप कटिंग काटते जाएं और उसमें डालते जाएं। ये चाहे तो सवेरे सूर्योदय के पहले कर लें या शाम में ऐसा करके पानी में डालते जाए और सारे कटिंग आप तो काट लेंगे। इसके बाद आपका जो कटिंग लगाने का तरीका है कि जो मोटा बालू होता है, लाल बालू या उजला बालू, मोटा बालू को खूब अच्छी तरह से पानी में, ताज़ा पानी में धो लें। उसको 2 बार 3 बार पानी से धो लें और उसका गंदगी निकल जाए। अगर उसमें फंगस वगैरह है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। ये सरल तरीका है हम लोग जो कीट के बैक्टीरिया वगैरह से या कीटाणु से उसको मुक्त करने का। तो बाद में ये कटिंग गलेगा नहीं। इसके बाद उस बालू को और जिस बर्तन में, एक बर्तन जो गमले को 2 इंच ऊंचा होना चाहिए, 1.5 से 2 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो उस पॉट को हम लोग अच्छा से पानी, उसको भी पानी से धो लें और उसमें 2-3 छेद होना चाहिए। उसके ऊपर ईंटा का टुकड़ा हम रख करके ऊपर बालू, जो धोया हुआ बालू से आप भर दें। और इसके बाद उसमें पौधे से पौधे के एकदम सटा के पौधे को, कटिंग को हम लोग रूटेक्स में, एक जड़ निकलने का एक केमिकल है, 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक सूखा में भी आप डिप कर दीजिए उस कटिंग के नीचे भाग को एक 5 मिनट आप 10 मिनट उसको लगा के छोड़ दें। थोड़ा जब सूख जाएगा तो ये लगाने लायक तैयार हो जाता है। तो बालू में ही नज़दीक करके कटिंग को लगा दिया जाए और ये जब हो जाए तो उसमें ऐसा जगह रखें जहाँ पर धूप, सवेरे का 2-3 घंटा धूप आए और बारिश का पानी डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और सिंचाई 2 से 3 बार
आप उसको दिन के टाइम में करें। एक तरीका और है इसको लगाने का, आप कटिंग लगाने के बाद ऊपर से अगर ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो उसके ऊपर जो पेपर होता है न्यूज़पेपर, उसको भिंगा के उसको ऊपर से ढक दीजिए। तो ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उसको कम करेगा और एक उमस पैदा करेगा, जो कटिंग आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये 10 से 12 दिन में आपका कटिंग तैयार हो जाएगा, नीचे पूरा जड़ से भरा हुआ रहेगा, ये आपका लगाने लायक तैयार हो जाता है। ये मिट्टी भी इसका दोरस होना चाहिए, जो बालू और मिट्टी का मिश्रण हो। 3 से 4 टेलर गोबर का खाद, या अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट भी एक 20 से 25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट गोबर के खाद के जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विंटल करीब NPK और सरसों खल्ली भी 1 से 1.5 क्विंटल सरसों खल्ली, या अगर नीम खल्ली उपलब्ध है तो वो भी हम दे सकते हैं। और एक 4 से 5 किलो फ्योराडान ज़मीन में अगर दे दिया जाए तो आगे कीट लगने का संभावना कम रहता है। इसको प्रति पौधे से पौधे की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर इसकी दूरी होना चाहिए। और लगाने के बाद में हमेशा ये ध्यान रखना है कि पानी किसी भी रूप में वहाँ जमना नहीं चाहिए। इसके बाद ये पौधा जब बढ़ने लगता है तो आप पिंचिंग क्रिया द्वारा, पिंचिंग का मतलब ऊपर से टूसा आप जरूर तोड़ दें, तो 2 से 3 से 4 बार तक आप इसको टूसा तोड़ लें तो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा आता है, तो ये काम ज़रूरी है। तो ब्रांचिंग ज़्यादा होने से ज़्यादा डाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाल होगा तो फूल भी ज़्यादा होगा। तो आपको एक पौधे से आधा किलो के आसपास निश्चित रूप से आपको फूल मिलता है। उस तरह से आप अगर उनको फूल वाले को देते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@the-tv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।